Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'll be discussing the organic chapter of class 11th chemistry, that is your hydrocarbons. ये chemistry part term 2 में class 11th में ये एक ही organic chapter है. Okay, in this we'll be discussing step by step the different topics which are given. So let me first discuss with you the syllabus of the chemistry for class 11th. Okay, term 2 syllabus, what all chapters are there and what is deleted in that. So you can see here for term 2 syllabus for class 11th chemistry in hydrocarbons, ये सभी आपके फॉलोइंग टॉपिक्स है, ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले. अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोकार्बन्स में तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपका कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. इसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट है एल्केन्स यहाँ पे, देन यू हैव एल्कीन्स देन एल्काइंस एंड देन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो वी विल ऑल्सो गो इन अ स्टेप वाइज मैनर. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स के बारे में, देन विल सी द प्रिपरेटरी मेथड फॉर एल्कीन्स एंड साइमल्टेनियसली देन फॉर एल्काइंस and then आपके aromatic compounds. Okay, so let us start up with the class. Now first thing मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि when they sit to study this organic chapter, they have that misconception in their mind कि organic बहुत tough है. कोई भी चीज़ तभी टफ होती है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है. सो इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ ईजी until and unless you practice and understand the basic concept. So I'll try my level best to make you understand the concept in a very simple manner, in a very elementary manner. And as I said कि ऑर्गेनिक आप जब भी पढ़ते हो तो उसको एक फॉर्म ऑफ नोट्स आप बनाओ, माइंड मैप बनाओ. जस्ट डोंट कीप ऑन जस्ट रीडिंग. अगर आप सिर्फ रीड करते जाएंगे सो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड और लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें, उसको नोट्स बनाएं, उसका माइंड मैप बनाएं. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट अप विद द चैप्टर. And as I always say, you do comment in the comment section that how was the video for you, whether you understood or not. Do also give the feedback about the content. Okay, so let us start with this hydrocarbons chapter. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कुछ specific examples मैंने दिए है ना. ये क्या है आपका, ये आपका गैस है, LPG गैस जो हमारे गैस सिलेंडर्स में होता है. ठीक है, what is this? This is a chemical. What is this? This is lipstick, right? And and what is this is petrol. So ये सभी examples में क्या चीज़ common है? These all are made up of this hydrocarbons. ये सभी चीज़ें किससे बनी है? हाइड्रोकार्बन से. I'll come to what exactly is this hydrocarbon. When we talk about lipstick, so इसको हम बोलते हैं कि this is made up of saturated hydrocarbons. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये आपका 4 कार्बन एटम का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन. LPG गैस भी ये आपका इधर ब्यूटेन और प्रोपेन के फॉर्म में होता है. पेट्रोल. सो दीज डेली लाइफ एग्जांपल्स, हम ये चीज़ें रोज़ देखते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली चीज़ें बनी किसकी. वी डोंट गेट इनटू द बेसिक ऑफ दैट. सो दिस चैप्टर इज होल अबाउट बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक. टर्म 1 में आपका GOC था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज अ बिट अहेड ऑफ दैट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अप विद द कंटेंट. हाइड्रोकार्बन्स. ओके, Now technically if we see the definition कि what exactly are hydrocarbons, हमने देख लिया एग्जाम्पल कि कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, लिपस्टिक जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होता है आपके केमिकल्स. जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं वी हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन दैट, दैट्स वाई वी से बी नेचुरल, है ना. एंड LPG गैस का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, व्हाट आर दिस आर ऑल केमिकल्स. जो फ्यूल होता है आपका, पेट्रोल होता है, देन केमिकल्स होते हैं, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ठीक है, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, so basically the organic compounds, who is the king of the organic compounds? कार्बन. अगर हम देखें कि कार्बन को हम कहते हैं कि इट इज़ अ बेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं तो इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, है ना. लिटिल बिट एडवांस लेटर इट वी केम टू नो दैट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपके 2 एलिमेंट्स मेजर होते हैं. यू कैन से दैट दे आर द पेरेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे कि बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपके जेनेसिस हुआ है. ठीक है, सो दीज आर द पेरेंट एलिमेंट्स विच फॉर्म्स द बेस और यू कैन से एज अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो सिमिलरली जब हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रो किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू हाइड्रोजन. ओके, एंड व्हाट डज कार्बन रिफर्स टू? कार्बन आपका रिफर करता है फॉर कार्बन एलिमेंट. ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स जब हम बोलते हैं, सो हाइड्रोकार्बन्स में ये क्या होता है? एक होता है आपका कार्बन and the another one is your hydrogen. So the compounds which are made up of
कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड टू बी एज हाइड्रोकार्बन्स। ये समझ में आई बात। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ये हमने जान लिया कि वो एक टाइप ऑफ केमिकल है। अब किस टाइप का केमिकल है? जो हमारे लिपस्टिक्स में मिलता है, जो हमारे गैस में, फ्यूल गैस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, जो बहुत से केमिकल्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम जेली, वैसलीन हम लगाते हैं, दीज आर ऑल व्हाट, नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन्स। अब टेक्निकली अगर हम देखें कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, सो हाइड्रोकार्बन्स में आपके दो मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि मिलके आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इज इट क्लियर? सो सभी को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हमको क्या मिलेंगे? दो मेजर एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, आपका CO2 हो गया, देन CO2 आपका एक गैस हो जाएगा, बट अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ठीक है, C6H6, C2H4, ये सभी में क्या है देख रहे हैं आप कि कार्बन है और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये सभी आपके क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये क्या है? सभी आपके हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं नेचर में, तो इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका एग्जाम्पल देख लिया कि ये किस में होते हैं, किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं, एंड डू व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट सिट विद अ नोटबुक। सुनना मत, सिर्फ ऑर्गेनिक को आप सुनोगे, जितनी देर आप सुनोगे आपको सब समझ में आएगा, यू विल फील दैट एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू माइंड, बट एज सुन एज यू विल went off, you will everything you'll forget. So organic is not a thing to just listen but to also pen it down simultaneously. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आते हैं हम क्लासिफिकेशन में। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें इसमें, सो बेसिकली ये आपके दो मेजर कैटेगरीज में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। एक आप बोल सकते हो ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा साइक्लिक। ठीक है, एक आपका हो गया ओपन चेन और एक आपका हो गया साइक्लिक। ओपन चेन मतलब जब कुछ एक कोई सा भी एक स्ट्रक्चर एक चेन के फॉर्म में एक दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ ये लिंक्ड होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और साइक्लिक जब कोई सा आपका एक सर्कल फॉर्म में, मीन साइकिल में हो, एक कंटिन्यूएशन हो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे फिर आपका वो क्या हो? एंड हो। सो बेसिकली अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये क्लासिफाइड है आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जिसको साइक्लिक को आप बोल सकते हो क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सही कर लेना, हाँ, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम साइक्लिक बोलते हैं और ओपन चेन को आप क्या बोल सकते हो? ए साइक्लिक। ठीक है, ये दो इसके मेजर कैटेगरीज है, ओपन चेन एंड आपके क्लोज चेन स्ट्रक्चर। एंड वाइल टीचिंग दिस चैप्टर आई विल स्पेसिफाई आपको कि क्या पढ़ना है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं पढ़ने के लिए, सो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, सो स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू वेयर टू फोकस, टू विच पार्ट यू नीड टू थॉरोली रिवाइज। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक है। मेन पार्ट अगर आप इसका देखेंगे, लेट मी शो यू द सिलेबस पार्ट। मेन पार्ट अगर आप इसका देखोगे तो देयर विल बी लाइक द प्रिपरेटरी मेथड्स इज देयर। यहाँ पे जैसे आप नॉमेनक्लेचर देख रहे हो, ठीक है, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो मेन पार्ट जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज दिस पार्ट, केमिकल रिएक्शन। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट मेन पार्ट जो आपका होता है वो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट है। सो दिस नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, सो लेट अस गेट बैक टू द स्लाइड। सो अभी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और एक आपका साइक्लिक, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस वो आपका वहीं पे एंड हो रहा है। अगर हम ए साइक्लिक की बात करें तो ये आपके ए साइकिल में आपके क्या क्या हाइड्रोकार्बन्स आते हैं? एल्केन्स, ठीक है, एल्कीन्स एंड आपके एल्काइंस। यही है that this whole chapter deals about alkanes, alkenes and alkynes. ओपन चेन स्ट्रक्चर्स या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके तीन मेजर सब कैटेगरीज है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, और साइक्लिक का हम देख लेंगे। साइक्लिक में आपका हो जाता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है एरोमेटिक। सो ये दो मेजर कैटेगरीज आपके किसके में? साइक्लिक फॉर्म में। और ए साइक्लिक में आपका आ जाता है एल्केन्स आ जाता है, एल्कीन्स आ जाता है एंड एल्काइंस आ जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप विल डिस्कस कि आपके एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, एंड देन विल गेट इनटू द डिटेल। ये वीडियो में आई विल जस्ट टेक दिस पार्ट।
आई विल जस्ट डिस्कस दिस एल्केन्स पार्ट, ठीक है। फॉर एल्केन्स आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड एल्काइंस के लिए भी, फाइन। सो अगर हम एल्केन्स की बात करें, ठीक है, एल्केन की बात करें अगर हम, यस, अगर हम यहाँ पे देखें एल्केन्स के बारे में, सो एल्केन्स आपके क्या होते हैं जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि CH3। अब आपको नॉमेनक्लेचर पता होगा, टर्म 1 में ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जितने कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है, उसके स्पेसिफिक वर्ड रूट होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है तो ये आपका क्या कंपाउंड हो गया, इथेन, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH3, तो ये आपके कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। मेन हमको क्या समझना है इसमें कि यहाँ पे ये जो कार्बन है और दूसरा कार्बन एटम है उसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एल्केन्स हो जाता है, फाइन। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आप इतना ही लिखो, मगअप मत करो, किसी भी चीज़ को रटो मत, समझने की कोशिश करो और हमेशा एक चैप्टर को फ्लो डायग्राम या फिर माइंड मैप के फॉर्म में पढ़ो। नेवर राइट द बिग स्टोरीज, जस्ट मेक इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। फ्लो डायग्राम में आप लिखोगे तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, हाँ ये ऐसा पढ़ा था, लिंक कर पाओगे। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में रट्टा मारते रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एंड रिमेंबर, ठीक है। तो एल्कीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और ये इसमें क्या देखोगे आप, इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की अगर हम बात देखें तो एग्जाम्पल होगी जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे CH3 देन आपका CH देन डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपीन। हम ये जानते हैं कि व्हेनेवर फॉर द नॉमेनक्लेचर अगर हम एल्केन्स का नाम लिखते हैं सो दैट इज वर्ड रूट प्लस एन सफिक्स यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, एल्केन्स के लिए। वर्ड रूट यहाँ पे क्या है कि अगर ये 2 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे वर्ड रूट लगा है एथ एंड उसके साथ हमने क्या लगाया, एन लगाया, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे जो वर्ड रूट लगता है वो होता है प्रॉप, ठीक है। एंड उसके लिए हम फिर सफिक्स यूज कर देते हैं एन, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप एल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई विल राइट इट हियर, ये हो जाता है वर्ड रूट प्लस इन। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, वर्ड रूट प्लस इन। वर्ड रूट मतलब बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, 7 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 हुआ तो डेक, ठीक है। ये आपको क्लास 9 के बुक में भी मिल जाएगा। दिस इज वेरी बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक विच वी स्टडी फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड। सो आप क्लास 9 की बुक उठा लो या तो फिर ऑर्गेनिक की टर्म 1 की GOC उठा लो, यू विल गेट दिस वर्ड रूट टेबल, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पे वर्ड रूट, यहाँ पर भी एथ होगा क्योंकि 2 कार्बन एटम्स है 1 एंड 2, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, इसलिए वी विल यूज द टर्म एज इन, ठीक है। सो वर्ड रूट प्लस एन फॉर एल्केन्स, वर्ड रूट प्लस इन फॉर एल्केन्स। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ आपको कि कैसे आप उसको नेमिंग करोगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जिसमें हम देखते हैं एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस के बारे में अगर हम एल्काइंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, अगेन अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये 1 ये 2, 2 कार्बन एटम्स है तो इसका क्या हो जाएगा एथ, और यहाँ पे हो जाता है आइन। इसका फॉर्मूला होता है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट प्लस आइन। ये आपका सफिक्स नाम अगर हम उसका लिखते हैं कोई से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि एक एल्काइन, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एक एल्काइन है, इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे अगर आपका एक कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के बीच में अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है सो दैट इज योर एल्काइन। उसका नेम आप कैसे करोगे, वर्ड रूट प्लस आइन, ठीक है। ये कुछ आपका बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ना, चैप्टर का भी चैप्टर्स बहुत बचा, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, सो जस्ट हैव सम पेशेंस, है ना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू ऑल्सो, हैव सम पेशेंस, एटलीस्ट 40-50 मिनट्स का तो एक वीडियो रहेगा, बट पेशेंटली उसको देखो, समझ के देखो, ओके।
अगर हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो ये दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एक हमने देखा था एरोमेटिक। ओके, अब देखिए एलिसाइक्लिक में आपके क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें कि आपका एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, रिंग बनता है। और रिंग बनने के लिए हमको पता है कि मोर देन क्या होने चाहिए आपके 2 कार्बन एटम्स, सो 3 कार्बन एटम्स और मोर, 3 तो होने ही चाहिए, या तो फिर 3 से ज़्यादा, क्योंकि सपोज अगर आप सिर्फ 2 कार्बन एटम लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चेन बनेगी क्या, हम चेन नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप 2 कार्बन एटम्स लोगे तो इसमें चेन कहाँ बनेगी, हाँ, बट अगर आप 3 लेते हो 1 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ये 3 कार्बन एटम्स में एक आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आप 4 कार्बन एटम्स लोगे, यहाँ पे ये जो हर एक कॉर्नर होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये 4 कार्बन एटम्स है तो इसको आप बोलोगे साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे ये कितने कार्बन एटम्स है, हर एक कॉर्नर जो है ये आपके कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 है आपके, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है, और साइक्लो प्रीफिक्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। सो ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये एक साइकिल के फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक होते हैं, जिसमें कि मैंडेटरी है या तो एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा। अगर 3 से आपके कम कार्बन एटम्स हुए तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी में हम उसको मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब आते हैं हम किसके, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक, ये वर्ड ही एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका एक स्पेसिफिक अरोमा होता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक अरोमा होता है। अरोमा इन द सेंस स्मेल। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बहुत सारे केमिकल्स के बहुत से वियर्ड स्मेल्स होते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, नथिंग बट दोज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो पेरेंट कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। इससे आपके बहुत से डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके बहुत से अदर कंपाउंड्स आपके बन सकते हैं। सो बेसिकली आपका जो ये है कंपाउंड, पेरेंट है इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, वो है बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं C6H6, ठीक है। अब इसी एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होकर आपका कोई सा नाइट्रो ग्रुप आ जाता है C6H देन NO2, है ना, C6H5NO2 देन C6H5OH, ये आपका हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। फिर इसको हम बोल देते हैं नाइट्रोबेंजीन। सो यहाँ पे क्या है, जो बेसिक कंपाउंड है जिससे आपका कि एरोमेटिक सभी कंपाउंड्स बने हुए वो है बेंजीन। सो ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ईदर बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब उसमें कि हाइड्रोजन रिप्लेस होके आपको कोई से भी दूसरे कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। दैट इज अबाउट द बेसिक। ये हमने अभी क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा अभी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है हम जो पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, वो हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग एल्केन्स का, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, बट एक बार उसका एक छोटा डिटेल्ड वर्जन हम और ले लेंगे, देन विल स्टडी अबाउट द आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो चुका है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का। नाउ विल स्टार्ट अप विद आवर टुडेज द टॉपिक विच इज दिस होल वीडियो इज अबाउट एल्केन्स, ठीक है। एक मिनट, एल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो एल्केन्स को अगर आप देखो, ऑलवेज कीप द NCERT विथ यू। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ दिस इज़ ऑल विद द रेफरेंस ऑफ NCERT। सो आप NCERT अपने साथ रख सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देखें, एंड साइमल्टेनियसली यू को रिलेट कि हाँ ये टॉपिक हो गया, अब हम ये पढ़ रहे हैं। अदरवाइज बस कुछ आपके पास कोई एक किताब नहीं है जिसको आप बेस नहीं मान रहे और बस ऐसे ही देखते जा रहे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो ऑलवेज हैव द NCERT विथ यू एंड दैट इज़ इनफ टू स्कोर वेल इन योर गुड इन योर एग्जाम्स, ओके, टर्म एग्जाम्स। सो ये जो होते हैं, ये एल्केन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एल्केन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स दोज हैव सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब जो जैसे 2 आपके कार्बन एटम्स है उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, एक्सक्यूज मी। सो एल्केन्स आपके क्या है,
सैचुरेटेड कंपाउंड से जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसमें देखें जो बेसिक आपका सिंपलेस्ट एल्केन है, इसमें सिंपलेस्ट एल्केन एक कार्बन एटम और उससे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक कार्बन एटम है और उससे क्या है आपके ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी हमको पता है 4 है, जैसे हमारे क्या है, ह्यूमन बींग्स हमारे 2 हाथ है, सो हम 2 लोगों के साथ लिंक कर सकते हो। सो जस्ट एज्यूम अ क्रिएचर, एक ऐसा सोचो क्रिएचर, कार्बन एक ऐसा प्राणी है जिसके 4 हाथ है, तो ऑब्वियसली अगर उसके 4 हाथ है वो 4 को लिंक कर पाएगा। सो ये दीज आर द 4 लिंकिंग्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। टेट्रावेलेंट नेचर होता है इसका, कैटिनेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड टेट्रावेलेंसी के कारण क्या होता है, कार्बन जो होता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन को वर्सेटाइल इन नेचर। तो जो सिंपलेस्ट अल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जिसमें कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आपका सिंपलेस्ट एल्केन है। अब इसी हाइड्रोजन को आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं और ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देता रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस हाइड्रोजन को आप दूसरे कार्बन एटम से रिप्लेस कर दो, इस हाइड्रोजन एटम को आप नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो। सो आप बोल सकते हो कि जो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सिंपलेस्ट एल्केन के फर्दर डेरिवेटिव्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ भी आप ला सकते हैं। सो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, सो इट इज़ मेंशन दैट दिस बेसिकली योर मीथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस एल्केन ग्रुप। अच्छा, इसमें आप और एक चीज़ देख सकते हो कि दीज आर ऑल्सो, एल्केन्स को हमने एक और एक नाम दिया है यहाँ पे, हमने नहीं मतलब एनसीईआरटी ने दिया है, जो साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया है, पैराफिन्स, ठीक है। एल्केन्स को हम पैराफिन्स के नाम से भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड और दूसरे बेसिस के साथ। सो जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं पैराफिन्स। पैरम मीन्स यहाँ पे बोला गया है लिटिल और एफिन्स मीन्स एफिनिटी। सो ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, रिएजेंट्स के साथ। सो वी ऑल्सो गिव द नेम टू बी एज पैराफिन्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई एल्केन्स की बात। अब इसमें और एक बात जो आपको नोट करनी है कि कोई भी एल्केन हो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला। सो आपको एल्केन्स में 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या है वो चीज़? सबसे पहले कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। फर्स्ट आपका ये क्या हो गया कि ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक। उसके बाद हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, ओके फाइन। देन ये आपका सिंपलेस्ट एल्केन है एंड मोस्टली दिस फार्मूला CnH2n+2 ये क्या है आपका जनरल फार्मूला है फॉर एल्केन्स का, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर हम CnH2n+2, ठीक है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। अगर n की वैल्यू आप लिख लेते हैं 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C4H2 × 2+2, तो ये क्या हो जाएगा C4H6। ये आपका क्या हो जाएगा 4 कार्बन एटम का एक कंपाउंड जिसको हम बोल देंगे ब्यूटेन। सो ये जो फॉर्मूला है आपको इसको स्पेसिफिकली याद रखना है कि एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और ये इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रखें तो n नंबर ऑफ एनी कंपाउंड यू कैन राइट द फॉर्मूला फॉर दैट रेस्पेक्टिव एल्केन। ये बात हो गई। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, CH3 का, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे वही टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी जो आपके लिए नेसेसरी है याद रखने के लिए और इस स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें एग्जाम में आप उसको कनेक्ट कर सके। अदर चैप्टर्स के कंटेंट को मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो वैसे अगर आप देखे जाए तो हर एक चैप्टर का कंटेंट दूसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है, बट इफ़ आई मेक इट देन द वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो आई जस्ट कीप माई कंटेंट लिमिटेड विथ वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एज पर योर टर्म टू एग्जाम, ओके। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की मतलब नामकरण। वैसे हमारे बहुत से नामकरण होते हैं, निकनेम्स होते हैं, आपके भी होते होंगे। सो वैसे ही एल्केन्स के भी नॉमेनक्लेचर होता है, तो जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वर्ड रूट प्लस एन
ठीक है, जो भी वर्ड रूट है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस उसके आगे लगता है आपका सफिक्स। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इसमें कोई सी भी ब्रांचिंग अगर होती है, ब्रांचिंग, ठीक है, तो ब्रांचिंग को आप पहले स्पेसिफाई करते हैं, ब्रांचिंग को आप फर्स्ट लिखते हैं, देन उसके बाद आप वर्ड रूट लिखते हैं, देन आप उसके बाद एन लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर ज़्यादातर बेसिकली एग्जाम्स में पूछा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होता है, सो उसके पीछे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। बेसिक्स आप लर्न कर सकते हैं बट उसमें अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। ओके, जो मेन इसमें एरियाज ऑफ द अदर एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कुड बी योर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ योर आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट आपको उसका क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, अगर ब्यूटेन आप देखते हैं, ठीक है, ब्यूटेन अगर हमने बोला सो व्हाट डज दैट रिफर्स टू, ये आपका हो जाता है C4, यहाँ पे C4 हो जाएगा। 4 कार्बन एटम्स जो आपके होंगे, तो अगर 4 कार्बन एटम्स है और आपको ये देखना है कि यहाँ पे H कितना आएगा, सो यूज दिस फॉर्मूला CnH2n+2। मेरे ख्याल से हमने पहले ही इसमें किया था, राइट, या यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, इसको सही कर लेना। मेरे ख्याल से C4 ना 2 × n, यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे, है ना, इसको करेक्शन कर लेना। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 = 8, 8 + 2 हो जाएगा आपका 10, इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा यहाँ गलती हो गया, C4H10, ठीक है, C4 आपका क्या हो जाएगा, H10, ठीक। तो ये आपका क्या है, ब्यूटेन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर C4H10 को जब आप बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला एक ही आपका C4H10 जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स, तो कभी भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पहले कार्बन एटम्स को मेंशन कीजिए, 4 कार्बन एटम्स हो गए। अब वी नो दैट कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसकी चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी 1 2 3, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे आप और 2 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर दीजिए। इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इधर यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। एंड यहाँ पे इसकी 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एटम एंड सॉरी कार्बन एटम। एंड अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आप इसको लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा अरेंजमेंट है जिससे आप इसके अरेंजमेंट को, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही होगा, है आपके पास वही 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम, बट आप उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि सपोज अब आपके पास जैसे सपोज़ आपके पास है मिल्क, सपोज़ आपके पास है पानी, दूध, चीनी, तो आइटम्स आपके वही है, बट आप उससे आप एक ब्लैक टी भी बना सकते हैं या फिर आप उससे आप क्या बना सकते हैं, मिल्क टी भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका सेम है बट उसमें क्या है, आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ। अनदर अरेंजमेंट क्या हो सकता है अनदर अरेंजमेंट कुड बी कि आप एक किसी कार्बन एटम को, ठीक है, आप किसी भी इस कार्बन एटम को, इसको एक ब्रांचिंग में भेज सकते हैं, इसके इस वाले को उठा के आप यहाँ पे ब्रांचिंग में कर सकते हैं। सो दैट कुड बी, कैसे हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये आपका CH3 ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ पे CH लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये CH3, ठीक, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, हमेशा चेक करो सही बना है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन देख लो 3 3 6 7 8 9 10, तो ठीक है। अब इसका अगर हम नाम देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे N ब्यूटेन। इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा N ब्यूटेन। और इस वाले कंपाउंड को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अगर हम इसको लेबलिंग कर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, सेकेंड पोजिशन की आपकी ब्रांचिंग है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो सिंस इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 ही है दोनों के केस में, बट इसमें क्या हो रहा है आपका कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। दिस बोथ आर आइसोमर्स। और किस टाइप के आइसोमर्स है ये, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये किस टाइप के आइसोमर्स है आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। समझ में आ रही है बात, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, फाइन। अब
ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म। अभी हमने देख लिया नॉमेनक्लेचर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम उस पर स्विच करेंगे, ठीक है। दैट इज़ योर प्रिपरेशन, कि एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। प्रिपरेटरी मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपका। तो हम फर्दर उसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्विच करते हैं। लेट अस डिस्कस विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में जब हम बोलते हैं, सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में कीप द एनसीईआरटी बुक विथ यू, ओके। द फर्स्ट मेथड इज, किससे है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन द बिगिनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब कि जिसमें आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, एक ही बॉन्ड हो, लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें आपका डबल या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेटरी मेथड है एल्केन्स का, वो है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन्स को कैसे बना सकते हो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका, ये जो है आपका इथीन, ठीक है। इथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वी नो कि वो क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए आपको कुछ रिएजेंट्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं वो या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे कि CH2 दिस इज एन एल्कीन, राइट, एंड जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराओगे, सो यू विल सी कि इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ जो होंगे ये एक एक हाइड्रोजन आपके ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग कंपाउंड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड टूटा सॉरी, एंड यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। तो कभी भी कोई से भी टाइप का आपका एक एल्कीन हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला, और उसके साथ हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा। किसके अराउंड आपके हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, जहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। इट इज़ एज सिंपल एज यू थिंक, कि अगर आप समझोगे कंसेप्ट को, सो ऑर्गेनिक इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, कि जैसे सपोज एक हम एल्काइन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक हमने ये ऐसा एल्काइन लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका H, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करते, आपके कैटलिस्ट वही रहेंगे, पैलेडियम रहेगा या फिर प्लैटिनम या फिर निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका ये एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आपका कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अच्छा सॉरी, डबल बॉन्ड अगर आप देखें तो अगर इसको आप क्या बना सकते हैं, ये बनेगा ऐसा CH3, ठीक है। CH एक बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड तो अभी भी है, तो ये क्या होगा CH और फिर यहाँ पे आपका ये CH, ठीक है। CH आपका एक जुड़ा और ये और एक H2, ये ऐसा हो गया। बट इसमें अगर आप फर्दर इस कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से अगर आप इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा अगेन। फिर क्या होगा, जहाँ पर भी बॉन्ड टूट रहा है उसके दोनों साइड आपके हाइड्रोजन ऐड होंगे, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोपेन, ठीक है। बट आई हैव जस्ट मेड इट इनटू 2 स्टेप्स कि आपको प्रोसेस समझ में आए कि जब भी एक एल्केन कैसे बनेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, किसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, प्रीवियस केस अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या था, ये आपका था एल्कीन, ये क्या है, एल्कीन था, जिसमें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये क्या है आपका कंपाउंड जो अभी हमने देखा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका क्या है, एक एल्काइन है। तो एल्काइन के अराउंड एक 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे पहले आपको मिला एल्कीन एंड देन फाइनली आपको क्या मिला, आपको एल्केन मिला, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड नथिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। आते हैं हम सेकेंड प्रिपरेटरी मेथड पे, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेटरी, इसको देखो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करते हुए लिखा है, शॉर्ट में फ्लो डायग्राम के फॉर्म में। ऑर्गेनिक को आपको वैसे ही पढ़ना है, लिखना नहीं है, स्टोरी नहीं लिखनी है, ठीक है।
देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेटरी मेथड फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल मतलब आर होता है, हैलाइड मतलब हेलोजन, RX को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया CH3Cl, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका एल्किल हैलाइड का जब भी रिएक्शन होता है, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आप सिंपली देख सकते हो कि इसमें से आपका एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलके निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक X ये निकल गया, बचा क्या आपका R और ये आपका H, ये एक स्केलेटन है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन, ये बेस है। इसको आप लेके कोई भी टाइप का आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ये क्या है, ये पूरा ग्रुप आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस R को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये X को, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन आपका एक हाइड्रोजन आपका इस Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो पूरा कंपाउंड है इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, हो गया। तो प्रोपेन प्लस HCl, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स, तो क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे एल्केन बन रहा है। तो सेकेंड प्रिपरेटरी मेथड क्या हो गया आपका, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड प्रिपरेटरी मेथड। अब हम देखते हैं कि थर्ड नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपका है कि वुड्स रिएक्शन, जिसमें कि आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड जब भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड जब आपके रिएक्ट करते हैं स्पेसिफिकली विथ सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, स्पेसिफिकली विथ सोडियम मेटल, तो वो आपको हायर एल्केन्स देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इसी में एक मॉडिफिकेशन मतलब ऐड ऑन करके आप लिख लेना वुड्स रिएक्शन का, एल्किल हैलाइड में जब भी हम स्पेसिफिकली विथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो वुड्स रिएक्शन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे RX के दो कंपाउंड्स हैं प्लस आपका सोडियम मेटल भी, ठीक है। सो सोडियम मेटल जब भी स्पेसिफिकली हम यूज करेंगे, सो दैट इज योर विच वन, वुड्स रिएक्शन। सो RX प्लस 2Na, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, RX को आप ऐसे लिख सकते हो, RX यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका 2Na हो गया, फिर यहाँ पे फिर XRNA, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये दिस इज आई एम राइटिंग इज स्केलेटन, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपका सोडियम मेटल है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है हमको पता है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों हेलोजेंस को लेके निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। -2, जब भी कुछ चीज़ एलिमिनेट होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बचा के आपका ये R और ये R, तो ये R एंड R, ठीक है, प्लस ट्वाइस NaX। अब इसकी जगह कोई सा भी एक आप जनरल रिएक्शन देख लीजिए, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि CH3Br, ये आपका क्या हो गया, ये RX हो गया, प्लस ट्वाइस Na, ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया BrCH3, मतलब इसी को हमने ऐसा उल्टा लिख दिया, Br को पहले लिखा CH3 ताकि हम उसको प्रॉपरली लिख सके, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये Na जो है आपका, ये Br, ये पॉजिटिव वाला, ये क्या करेगा, ये दोनों नेगेटिव वाले को साथ लेके निकल जाएगा, तो बचा क्या आपका, बचा ये CH3 एंड ये CH3, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका एल्केन, प्लस ट्वाइस NaBr, ठीक है। सो दिस इज योर वुड्स रिएक्शन, ये आपका हो गया सेकेंड प्रिपरेटरी मेथड। अब आते हैं हम इसका थर्ड प्रिपरेटरी मेथड पे। थर्ड प्रिपरेटरी मेथड आप देखोगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। थर्ड प्रिपरेटरी मेथड किसका है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, COOH ग्रुप, इसमें जब R हम जोड़ देते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई से भी एल्किल ग्रुप आपका इससे अटैच हो सकता है। सो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब भी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये होता है COOH, अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या हो जाएगा आपका, सोडियम सॉल्ट मतलब जब ये आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है आपका किसका, सोडियम से, और इसमें आपका कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि CH3COONA, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम एसिटेट, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि CH3CH2CH2 देन COONA, तो कितने कार्बन एटम्स हो गए आपके, 1 2
3 4, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, जब भी आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ये सोडियम से जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ये आप लिख सकते हो सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे हम एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, इसमें आपका जब भी हम किसी सोडियम सॉल्ट को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CH3COO माइनस, ठीक है, Na, ठीक है, CH3COO माइनस, इसमें आप Na, इसको आप ट्रीट करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? अब देखो इसमें आपको ये रिएजेंट्स तो याद रखने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता कि मैम इसको कैसे करें, आपको रिएजेंट्स को भी याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है? आपका एलिमिनेशन होता है। किसका एलिमिनेशन होता है? इस CO2 का एलिमिनेशन होता है। ये जो चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, तो ये जो एलिमिनेट होती है इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाता है इसको? डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच गया क्या आपका? ये इन द फॉर्म ऑफ CO3 ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा CH4। देखो ये CH3 एंड प्लस ये H आपका मिल जाता है CH4, बचा क्या आपका? Na2, ठीक है, CO और ये यहाँ पे तो बच गया Na2CO3। तो बना क्या हमारा यहाँ पे? एल्केन बना। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या देता है? एल्केन्स देता है। सपोज हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इसमें हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये CH3 CH2 CH2 फिर आपका COONA, ये आपका हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और आप इसको हीट कर रहे हो, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, कौन कौन सा पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाता है? ये पूरा पार्ट और ये एक हाइड्रोजन, ये मिलके आपका एल्केन बना देगा। तो आप लिख लीजिए इसको CH3 CH2 CH2, ये 2 और प्लस एक हाइड्रोजन, ये आपका हो जाएगा CH3। बचा क्या आपका? ये एक सोडियम, तो लिख लो उसको Na2। ठीक है, और यहाँ ये COO और यहाँ पे ये O, तो ये बन गया आपका CO3। और यहाँ पे आपको एल्केन कौन सा मिल रहा है? प्रोपेन मिल रहा है। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब इसके अलावा ये आपके सिर्फ 3 ही प्रिपरेटरी मेथड्स है फॉर एल्केन्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा हेलोजिनेशन है, कंबशन रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही बेसिक है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताते हैं, ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया प्रिपरेटरी मेथड, किसका? एल्केन्स का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो लाइटर एल्केन्स होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन एटम 1 से 4 होगा, वो सिंपली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका C15 से यानी आपसे 5 से 17 कार्बन एटम्स होंगे, वो जनरली लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड उससे आपके जितने भी होंगे वो सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन C17 से जितने भी कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड होंगे वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप यही बस ये ज़्यादा पढ़े तो बेटर है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वो आप डिटेल देख सकते हैं, वो इतना नेसेसरी नहीं, बट आपको ये याद रखना है कि 1 to 4 कार्बन एटम्स वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो बेसिकली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके इवन ब्यूटेन, LPG गैस जो होती है वो उसमें 4 ब्यूटेन का फॉर्म होता है वो। ठीक है, फिर देन आपके C5 से C17 लिक्विड हो जाता है, एंड देन मोर देन C17 आपके सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देन ये आपका हो गया है, देयर इज़ वन टेबल इन योर NCERT बुक 13.2, वो एक बेसिक आइडिया देता है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन्स एंड उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, वो आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ योर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको समझना है कि जस्ट लेट मी चेक नो वंस कि एक बार
ये इसमें आपके जो सिलेबस वाला मैंने डिस्कस किया था, है ना, इसमें हमने देख लिया नॉमेनक्लेचर। देखो हमने क्या क्या देख लिया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है। एक बार जस्ट क्या क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या और बचा है हमारा। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हम अभी देख ही रहे थे, ठीक है, बेसिकली। और ये कन्फर्मेशन वाला पार्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में हमने प्रिपरेटरी मेथड देख लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देख लेंगे और कन्फर्मेशन भी देख लेंगे, ठीक, फाइन। तो इसमें आप ये याद रखिए, जस्ट अ मिनट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि एक हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका कंबशन, ठीक है, और तीसरा हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है, कंट्रोल्ड मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। तो इसको आपको बस बेसिक याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वैसे ही एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उतना जान रहे हैं, बेसिकली इसके प्रिपरेटरी मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मैंने बताया था कि जो CH4 होता है एल्केन, इसमें आप कोई भी हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके, जैसे कि CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड हो गया, इसमें आप फिर से और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH2Cl2, ठीक है, इसमें आप फिर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और अगर आप इसको फिर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, हेलोजन से सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। तो बेसिकली एल्केन्स जो होते हैं आपके कौन कौन से टाइप के रिएक्शन देते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। कंबशन की अगर बात करें तो कंबशन हमको पता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या देता है आपको, और उसके ऑक्साइड्स देता है, ठीक है। सो कंबशन इज बेसिकली व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो वो आपके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 को ही अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर आपको CO2 दे देता है। इसमें एक आपका जनरलाइज्ड फार्मूला है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें ये जिसमें जितना पढ़ा रही हूँ उतना काफ़ी, आप इसके डिटेल्स में मत जाइए ज़्यादा, क्योंकि इतना ही आता है सिलेबस के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उतने डिटेल में नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कन्फर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, स्ट्रक्चर या फिर उसके डायग्राम्स को बनाने का भी, ठीक है। इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर कंबशन के लिए, दैट इज CnH2n+2, ठीक है, प्लस 3n+1 बाई 2O2 गिव्स यू NCO2 प्लस n+1 H2O। ये जो है आपका, ये जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा है ये एक स्केलेटन है। किसका स्केलेटन है ये, टू राइट द कंबशन रिएक्शन फॉर एनी एल्केन। इसको आप बस याद कर लीजिए। फिर आप कोई सा भी एल्केन यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, CnH2n+2 की जगह आप कोई सा भी एल्केन ले लीजिए एंड देन यू विल गेट दिस रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो बस इतना आपको याद रखना है इसमें, नथिंग एल्स, ठीक है। मैकेनिज्म आप मत जाइए हेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर सब्सटीट्यूशन में, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी, ठीक है। देन कम्स योर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम लिमिटेड सप्लाई क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम लिमिटेड सप्लाई में किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो होते हैं आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एल्केन्स को जब हम हीट करते हैं एक स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो बेसिकली हमको एल्केन्स जो देते हैं वो क्या देते हैं, एल्कोहल्स देते हैं, ओके। इसको हम दूसरे स्लाइड में लिख लेते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जब भी लिमिटेड सप्लाई मिलती है तब उसके प्रेजेंस में एल्केन्स हमको, किसके प्रेजेंस में, क्या कैटलिस्ट है, एक कैटलिस्ट है आपका कॉपर 523 केल्विन पे, ठीक है, और आपका 100 ATM प्रेशर पे, ये आपको देते हैं एल्कोहल्स। बट वही एल्केन्स आपके दूसरे कैटलिस्ट MO2 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, इसके प्रेजेंस में MO2 या, ठीक है, सॉरी दिस इज, इसको एक मिनट, ठीक है, ये MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है,
एल्डिहाइड्स मिलता है। सो दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन, नथिंग मच। कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल्स मिलता है हमको, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। और इसमें और एक आपका है मैग्नीज एसीटेट, ठीक है मैग्नीज एसीटेट, इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो बस आपको इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है कि जब भी हम एल्केन्स को एक लिमिटेड सप्लाई, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होता है, और हम डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। तो जैसे पहला कि आप देख रहे हैं कि अगर आप कॉपर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर कैटलिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अल्कोहल्स मिल रहे हैं। अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हो तो आपको एल्डिहाइड्स मिल रहा है, और अगर मैग्नीज एसीटेट यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें आपके आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, रिएक्शन विद स्टीम, वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हम डायरेक्टली आते हैं द इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट topic of this chapter, that is conformations. Okay, after this then your alkane part is over, then we'll switch to the alkenes part. ठीक है, ये हो गया आपका alkanes part। और इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं conformations। conformations की अगर बात करें तो ये बेसिकली alkanes के बारे हम देखेंगे, ठीक है। सो कन्फर्मेशंस क्या होता है, हमने जैसे आइसोमेरिज्म पढ़ा था जहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे अगर हम कन्फर्मेशंस की बात करें, सो कन्फर्मेशन इट टेल्स अस अबाउट कि 3D स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, ठीक है। 3D स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप्स का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन टर्म हमने उसको यूज़ किया था। और जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। जैसे हमने आइसोमर्स यूज़ किया था, वैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्फर्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कन्फर्मेशन की जब हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस को दिया था। सो बेसिकली 3D स्पेस में दो हमको कन्फर्मेशंस हमको पढ़ना है, जो कि फर्स्ट इसमें है सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस, और दूसरा है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ठीक है। एक है आपका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन एंड दूसरा है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पहले आपको दो चीज़ और समझनी है, ठीक है। ये तो आपके हो गए दो डिफरेंट साइंटिस्ट के अजम्पशन, जैसे हम पढ़ते पीरियोडिक टेबल के बारे में तो मेंडलीव ने एक दिया था, ठीक है, या फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते तो बोहर ने एक मॉडल दिया था, थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। फिर मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा था, बोहर, बट उसके पहले आपका क्या था, थॉमसन, सर रदरफोर्ड था। तो वैसे ही ये डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। इसके पहले आपको दो चीज़ जो याद रखनी है उसमें ये है कि जब भी अरेंजमेंट होता है, जब भी अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किसके अराउंड कार्बन एटम। सो उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक स्टेबल होता है और एक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक स्टेबल फॉर्म जो होता है, जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है एक अरेंजमेंट के फॉर्म से, उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें क्या होता है, एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। और दूसरा होता है आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो अनस्टेबल वाला जो फॉर्म है वो है आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, और जो स्टेबल फॉर्म है वो आपका क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसा सपोज हमारा ये फ्रंट वाला कार्बन एटम है जिसके 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, और ये बैक वाला कार्बन एटम है जिसके 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑपोजिट। सो आप ये इसको एक 3D विजुअलाइजेशन में जब आप विजुअलाइज करते हैं, अगर मैं आपको भी यहाँ दिखाऊंगी बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सपोज अगर ये कार्बन, ये इसका टिप एक कार्बन एटम है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। इसी के पीछे आप एक सिमिलर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करें। अगर इस कार्बन, ये जो टिप है पेन का, ठीक है, अगर ये जो टिप है पेन का, ये कार्बन एटम है, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा आपका और इधर एक हाइड्रोजन। अगर इसके पीछे ही एक आप ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर विजुअलाइज करें जिसमें कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, जो कि केस होता है इक्लिप्स्ड का। जैसे कि ये फॉर्म, ये कार्बन एटम है फ्रंट, ये पीछे वाले कार्बन एटम, ठीक है, इसमें
ये 3 ये हाइड्रोजन एटम्स इसके। सिमिलरली ये जो मैंने अभी आपको विजुअली एक ट्राई किया समझाने के लिए, वो कौन सा था, ये वाला प्रेजेंटेशन, जिसमें कि इस वाले जो अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम इसके पास होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके, और ये दोनों पास पास होते हैं। तो ये जो होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है आपका, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। जबकि जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसमें आप उसको अगर रोटेट कर दे तो ऑपोजिट हो जाता है वो, जिसके वजह से ये जो क्या होता है स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो इसी के बेसिस में सॉहर्स और न्यूमैन का प्रोजेक्शन था, जिसमें कि उन्होंने जो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन था, ठीक है, ये जो न्यूमैन्स का प्रोजेक्शन था, इन्होंने एक सर्कल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कराया था। किसमें? फ्रंट कार्बन एटम को उन्होंने एक सर्कल ये दिया था, जिसमें ये आपका सेंटर में कार्बन एटम है और इसके ये 3 हाइड्रोजन एटम्स है, और बैक वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है, उसके लिए हमने सर्कल नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक। ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जो कि अनस्टेबल होता है। इसी के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड फॉर्म जो होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऐसी, कार्बन एटम सेंटर वाला, ये इसके 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, जो बैक वाला कार्बन एटम है, उसमें हाइड्रोजन्स जो होंगे आपके मैक्सिमम डिस्टेंस में, ये स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब वही सॉहर्स के प्रोजेक्शन में हम इसको एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम मैंने पीछे वाले डायग्राम में भी आपको बताया था। जैसे कि ये एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, इसमें ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका हो गया इक्लिप्स्ड, क्योंकि इसमें क्या है, आपके कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स सामने सामने एक दूसरे के। ऑब्वियसली है, अगर आप 2 झगड़ने वालों को साथ, एक जैसे लोगों को साथ में बिठा दोगे जो झगड़ना पसंद करते हैं, तो वो कहाँ अनस्टेबल होंगे, लेकिन जब आप उनको दूर बिठाओगे तो उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो सिमिलरली ये केस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे ये इक्लिप्स फॉर्म है, जहाँ पे काफ़ी अनस्टेबल होता है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म में एक आपका ये ऐसा होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसका ये नीचे आ जाता है और ये वाले ऊपर चले जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो कंप्लीट हुआ हमारा एल्केन्स के बारे में, आपका प्रिपरेटरी मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अब इस बात आती है कि इसमें हमको पढ़ना कैसे, क्या करना है इसमें, कैसे करना है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि बेसिकली आपको एल्केन्स का फॉर्मूला याद करना है। अगर हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि ब्रांचिंग की नेमिंग हमको पहले करनी है, फॉलोड बाय वर्ड रूट एंड एन, ठीक है। फाइन, इतना क्लियर हो गया। प्रिपरेटरी मेथड्स में हमने 3 प्रिपरेटरी मेथड्स देखा था, पहले कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, दूसरा एल्किल हैलाइड से, जिसमें कि हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपरेशन होता है। सो उसको आप देखिए और एक बार प्रैक्टिस करिए, सो यू विल बी ईजिली एबल टू रिकॉल। इसमें कन्फर्मेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको थॉरोली रिवाइज करिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट्स मैंने नहीं दिया है, लिखवाया नहीं है ज़्यादा, कि ज़्यादा आप लिखे ना, समझिए टॉपिक्स को, ठीक है। और आफ्टर दिस आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ काइंडली गिव द फीडबैक दैट वेदर यू अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट, और हाउ वाज द वीडियो कंटेंट एंड द क्वालिटी कंटेंट ऑफ द लेक्चर. Okay, so do give your feedback, so I'll be also get to know that who is seeing my video, and what your feedback will be really helpful for me. So do comment in the comment feedback section or in the comment section, so that I'll get to know that you people have seen the video and whether it was helpful or beneficial for you all or not. Okay, so hope all of you have understood it well. So all the best for your term exams. This is just the first video. I'll be making the more upcoming videos for all of you. Okay, thank you so much, children.